सरकार पीएफ में लेकर आई है एक बहुत बड़ा बेनिफिट। ये बेनिफिट इस देश के करोड़ों एम्प्लॉइज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स को मिलने वाला है। फ्रेशर्स को भी मिलेगा और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को भी मिलेगा। कुल मिलाकर 1,07,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट सरकार एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स को ट्रांसफर करने जा रही है। फ्रेशर्स को तो इसमें बहुत बड़ा बोनांजा मिला है, उनको 1 मंथ की सैलरी सरकार देने जा रही है। इसके अलावा उनकी सैलरी का अप टू 24% इंसेंटिव भी सरकार देगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज के केस में भी सरकार पीएफ में हजारों रुपए का बेनिफिट देने जा रही है। ये स्कीम इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं लगभग 2 साल के बाद पीएफ पर एक और वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूं। इवन तो चैनल का नाम लेबर लॉ एडवाइजर है, पर हम ज्यादातर पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस बनाते हैं, वो आपको पता है। इन एनी केस, इस स्कीम में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे और इनके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये सभी कुछ डिटेल में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरा नाम है ऋषभ जैन, AKA जागरूक आरजे, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल लेबर लॉ एडवाइजर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो का जो लाइक बटन है वो भी दबा दीजिए। Priority 2, employment and skilling and initiatives to facilitate employment skilling for 4.1 crore youth will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce based on enrollment in the EPFO. An incentive will be provided. This employer focus scheme will cover additional employment in all sectors. तो इस बजट में एम्प्लॉयमेंट को और स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुल मिलाकर 5 स्कीम्स लेकर आई है, जिसमें 3 स्कीम A, B और C तो EPFO के तहत इंप्लीमेंट की जाएगी। उसके अलावा एक स्कीम है इंटर्नशिप की और एक स्कीम है ITI के डेवलपमेंट की। आज हमारा फोकस है EPFO की स्कीम A, B और C के कवरेज पर, जिनका एनरोलमेंट पीरियड है 2 साल का और इसका जो बेनिफिट पीरियड है वो 3 से 6 साल का होगा। इसमें एस्टिमेट है कि कुल मिलाकर 2,90,00,000 एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलेगा और टोटल बेनिफिट अमाउंट होगा 1,07,000 करोड़। इससे पहले भी 2 बार सरकार EPFO के थ्रू ऐसी ही स्कीम्स लेकर आई थी जो काफी सक्सेसफुल भी रही। 2016 अगस्त में सरकार लेकर आई थी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसमें पीएफ का एक हिस्सा सरकार देने वाली थी। इस स्कीम का बेनिफिट लगभग 1 करोड़ वर्कर्स को हुआ और ओवरऑल 9,200 करोड़ रुपए का बेनिफिट सरकार ने ट्रांसफर किया। EPFO के तहत इसी तरह की दूसरी स्कीम सरकार लेकर आई थी दिसंबर 2020 में, जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों को ही बेनिफिट ट्रांसफर किया गया था, लगभग 10,000 करोड़ का, और कुल मिलाकर 60 लाख वर्कर्स को इसका बेनिफिट मिला था। अब ये जो सरकार स्कीम लेकर आई है, ये इन दोनों स्कीम से लगभग 10 गुना बड़ी है। इसमें बेनिफिट का स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि ऊपर जो दोनों स्कीम्स थी उन्हें 15,000 की सैलरी तक रेस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन अब ये जो स्कीम आने वाली है, इनमें तीनों ही स्कीम्स में जो सैलरी क्राइटेरिया है उसे 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्कीम A की डिटेल्स। Scheme A, first timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. तो सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम A में बेनिफिट क्या क्या है। इसका प्राइमरी बेनिफिट है 1 महीने की सैलरी 15,000 रुपए की एज अ सब्सिडी। सरकार ये इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार ये मानती है कि जो भी कंपनी फ्रेशर्स को अपने चांस दे रही है, उनका एक लर्निंग कर्व होता है और उसके अगेंस्ट वो उस एम्प्लॉय को इंसेंटिवाइज करना चाहती है। वैसे बाय द वे अगर उसके ऊपर एक लर्निंग कर्व है तो उसे एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो इंसेंटिव मिल रहा है वो एम्प्लॉय को मिल रहा है, जो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। इट इज काइंड ऑफ अ जॉइनिंग बोनस, बट इससे एम्प्लॉय तो इंसेंटिवाइज है, एम्प्लॉयर का इससे क्या फायदा हो रहा है मुझे ये नहीं पता। ये जो सब्सिडी है 15,000 रुपए की, ये एम्प्लॉय को 3 इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी। ये 3 इंस्टॉलमेंट में किस तरह से पे की जाएगी, जहां तक मेरा मानना है ये एम्प्लॉय के EPFO अकाउंट में शायद 5,000 रुपए करके ट्रांसफर की जाए ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर, या जो भी डिटेल है इस स्कीम की आगे हमें पता चलेगा। इस स्कीम में लगभग 1 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड हैं कि कवर होंगे और स्कीम 2 साल तक चलेगी। मतलब जो 2 साल के एंड में रजिस्टर होगा उसको 3rd ईयर तक बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए इस स्कीम का जो बेनिफिट पीरियड है वो 3 ईयर्स का है। अब समझते हैं स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशंस को। सबसे पहले जो स्कीम है वो ऑल सेक्टर्स के लिए है, मतलब चाहे IT कंपनी हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो।
जो भी कंपनी अपने यहाँ फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी देगी, उन सभी फ्रेशर्स को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो ईपीएफओ में कवर हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ईपीएफओ की जो कवरेज लिमिट है वो तो 15,000 रुपये है, लेकिन उसके ऊपर वॉलंटरी कवरेज तो किया जा सकता है, और इस स्कीम में उसका ध्यान भी रखा गया है। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी अप टू 1 लाख रुपीज़ है, उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी या पीएफ वेज जो होती है वो 1 लाख रुपए भी है, तो आप इसमें कवर हो गए। अब जो पहली किस्त है इसकी 15,000 रुपए में से जो पहली किस्त है वो तो एम्प्लॉय को डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है उसे लेने के लिए एम्प्लॉय को कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। शायद अगेन ये पोर्टल के थ्रू ही उन एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल कराया जाएगा, और शायद इस तरह से चेक किया जाएगा कि उन्होंने वीडियो रेट कंप्लीट करी है कि नहीं, और एंड में शायद कुछ टेस्ट वगैरह हो सकता है, वो टेस्ट कंप्लीट किया है कि नहीं। आई बिलीव इट्स अ वेलकम इनिशिएटिव। अब इसमें एक खतरनाक कंडीशन है कि ये जो सब्सिडी मिली है वो रिफंड करनी पड़ेगी अगर एम्प्लॉयमेंट 12 महीने से पहले खत्म हो जाता है, 1 साल से पहले खत्म हो जाता है। और रिफंड करेगा कौन? इसका रिफंड करेगा उसका एम्प्लॉयर। मतलब जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो मिल रहा है एम्प्लॉय को, और रिफंड करेगा अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के गया एम्प्लॉयर। तो इस स्कीम के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है ये जो स्कीम है वो 15,000 रुपये की एडिशनल लिक्विडिटी एम्प्लॉय को देगी, लेकिन क्या एडिशनल लिक्विडिटी सच में मिलेगी? जहाँ तक मेरा मानना है, अगेन ये जो बेनिफिट आएगा ये एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में आएगा, जो पीएफ अकाउंट में रहेगा, और शायद 1 साल के बाद अगर वो जॉब छोड़ेगा तभी ये अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है। तो लिक्विडिटी मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद। स्कीम जब इम्प्लीमेंट होगी तब इसकी डिटेल्स हमको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा 100% इसमें जो रिस्क है वो एम्प्लॉयर की है। मान लो 6 महीने बाद काम नहीं जमता है, या तो एम्प्लॉय को निकालना पड़ता है एम्प्लॉयर को, या फिर एम्प्लॉय अपनी मन से निकल जाता है, जॉब छोड़ के चला जाता है। और फ्रेशर्स के केस में ऐसा बहुत होता है कि 5-6 महीने काम किया फिर जॉब छोड़ के चले गए। उस केस में जो बेनिफिट मिला है वो पूरा के पूरा एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये 15,000 रुपये एम्प्लॉय को निकालने की कॉस्ट बढ़ गई एम्प्लॉयर की। हो सकता है अब कुछ एम्प्लॉयर्स अपने बॉन्ड वगैरह में या कॉन्ट्रैक्ट में लिखें कि अगर 12 महीने से पहले आप छोड़ के जाते हो तो 15,000 रुपये आप हमें पे करके जाओगे। लेट्स सी वो होता है कि नहीं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की वैलिडिटी और उसके टर्म्स एंड कंडीशन कितने वैलिड है इंडियन कानून के हिसाब से, तो आप आई बटन पर जाकर हमारा ये वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्कीम बी की तरफ। Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth. इस स्कीम में जो बेनिफिट मिलने वाला है वो 4 सालों तक मिलने वाला है, और मिलने वाला है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को। पार्टली टू एम्प्लॉय, पार्टली टू एम्प्लॉयर। मतलब 50% एम्प्लॉय को मिलेगा इसका बेनिफिट, 50% एम्प्लॉयर को मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा? पहले साल में बेनिफिट मिलेगा 24% सैलरी का, वेज का 24%। तो इस केस में भी 1 लाख है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो बेनिफिट मिलेगा वो 24% ऑफ 25,000 तक मिलेगा। मतलब कितना बेनिफिट मिलेगा? अगर 24% हम 25,000 का निकालें तो वो होता है 6,000 रुपये। मतलब 3,000 रुपये का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा, 3,000 रुपये का ही बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलेगा इन ईयर 1 एंड 2, और 3rd एंड 4th ईयर में 4,000 और 2,000 रुपये का ये बेनिफिट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो सब्सिडी है ये स्कीम ए के एडिशनल है। मतलब स्कीम ए में अगर 15,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, उसके अलावा भी ये वाला बेनिफिट इन एम्प्लॉइज को मिलेगा। और ये जो स्कीम है वो 2 साल तक होगी। मतलब 2 साल के एंड के बाद भी कोई एम्प्लॉय अगर इसमें एनरोल करता है, से 365 + 365 डेज बीत जाने के बाद लास्ट डे पे कोई एम्प्लॉय एनरोल करता है, तो उसको 6th ईयर के एंड तक बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए जो स्कीम का बेनिफिट ईयर दिया हुआ है वो 6 साल तक दिया हुआ है। अब जानते हैं इसकी कंडीशन जो थोड़ी सी ट्रिकी है। इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब्सटैंशियल फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को हायर करती है, एक बड़े नंबर में फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को हायर करती है, उन्हें को ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब आईटी सेक्टर में बेनिफिट नहीं है, ट्रेडिंग में बेनिफिट नहीं है, अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो उसमें बेनिफिट नहीं है। केवल और केवल बेनिफिट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में बेनिफिट मिलेगा। अब हो सकता है वो फैक्ट्री एकदम नई है, नई खुली, अगर नई खुली है तो उनको तो सीधा के सीधा सभी एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है जो पहले से चली आ रही है, उस केस में क्या होगा? तो इसमें भी कंडीशन दे रखी है। अगर वो फैक्ट्री, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब या तो एक प्राइवेट लिमिटेड है या फिर एलएलपी है,
तो उस केस में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, उन्हें सिंपली बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर वो एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, यानी हो सकता है या तो पार्टनरशिप हो या एक प्रोप्राइटरशिप हो, तो उस पर्टिकुलर केस में कम से कम 3 साल से उसके पास ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अब कितने नए एम्प्लॉइज हायर करने पर ये स्कीम मिलेगी? एम्प्लॉयर मस्ट हायर एटलीस्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रीवियसली नॉन ईपीएफओ एनरोल्ड वर्कर्स। मतलब चूंकि ये फ्रेशर्स की बात हो रही है, तो फ्रेशर्स ऑलरेडी ईपीएफओ में एनरोल्ड नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा है नॉन ईपीएफओ एनरोल्ड वर्कर्स। कितने वर्कर हायर करने हैं? या तो 50 वर्कर हायर कर लीजिए या 25% ऑफ बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब क्या होता है? पिछले साल के जो आपके एवरेज वर्कर्स थे वो ईपीएफओ निकाल देती है। मान लो आपके पिछले साल में ऑन एन एवरेज किसी महीने 22 रहे, किसी महीने 18 रहे और ऑन एन एवरेज 20 के आसपास आपके वर्कर रहे, तो आपकी बेस लाइन फिक्स कर दी जाएगी 20, और 20 से ज़्यादा 25% आप एडिशनल वर्कर हायर करते हो, मतलब 5 से ज़्यादा अगर आप वर्कर हायर करते हो तब आपकी कंपनी इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो सिंपल कंडीशन है, या तो आप 50 एम्प्लॉइज हायर कर लो या अपनी बेस लाइन से 25% एडिशनल एम्प्लॉय हायर कर लो। दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपके एस्टेब्लिशमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगा। मेरे अनुमान से जो एकदम नई कंपनी है इस दौरान खुलती है, स्कीम के 2 साल में कोई नई कंपनी खुलती है, तो उसके लिए तो सारे वर्कर्स को ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी बेस लाइन तो 0 हो गई। मतलब उन्हें सभी वर्कर्स के लिए बेनिफिट मिल सकता है, स्पेशली वो वर्कर्स जो पहले से कहीं ईपीएफओ में एनरोल्ड नहीं थे। आगे कुछ और कंडीशंस है। ये जो 25% या 50 एम्प्लॉइज का क्राइटेरिया है, ये एम्प्लॉयर को मेंटेन करके चलना है। मान लो जैसे ही वर्कर 50 से 48 हो गए या 25% से 20% रह गए, तो ये बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। वापस रीस्टार्ट होगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पहले जो स्कीम्स आई है उसमें एक बार अगर आप क्राइटेरिया से नीचे जाते हो तो कई केसेस में वापस वो बेनिफिट स्टार्ट नहीं होता, आपका बेनिफिट फ्यूचर के लिए लैप्स हो जाता है। तो किसी भी महीने अगर नीचे गया थ्रेशोल्ड से तो वहाँ से बेनिफिट रुक जाएगा और शायद फ्यूचर में वापस नहीं मिलेगा। जो एम्प्लॉई है वो एस्टेब्लिशमेंट में डायरेक्टली काम करने चाहिए। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉई अपने यहाँ हायर कर रहे हो तब भी नहीं चलेगा। और जो वेज की लिमिट दी गई है, जैसा मैंने पहले बोला था, 1 लाख रुपए तक की सैलरी पर जो भी एम्प्लॉय हायर किए जा रहे हैं उन सभी को ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो बेनिफिट मिलेगा वो अप टू 25,000 रुपीज़ तक की मिलेगा। मतलब मान लो एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 रुपये, जिस पर वो पीएफ डिडक्ट करवा रहा है, तो भी जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 50,000 का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 50,000 की सैलरी का 24% सरकार देने लग जाएगी, नहीं, केवल 25,000 का 24% ही सरकार देगी। मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा किसी भी महीने में किसी भी एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट वो 6,000 रुपये का मिलेगा। इसी में भी लास्ट वही क्राइटेरिया डाला गया है जो स्कीम ए में डाला गया था कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के गया 12 महीने के अंदर अंदर तो पूरा पैसा रिफंड करेगा एम्प्लॉयर। अब इसमें एक जो बड़ा सवाल है, जो अभी तक क्वेश्चन ही है, मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपको कुछ आइडिया हो। जो इसमें वर्ड लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है इंसेंटिव। अब जो इंसेंटिव वर्ड है, इंसेंटिव तो तब मिलता है जब आप कुछ एडिशनल सैलरी के अगेंस्ट एडिशनल अमाउंट दे रहे हो। तो क्या ये 24% जो है, पहली बार जब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसका 12% पीएफ कट जाता है और 12% ही उसका एम्प्लॉयर जमा कराता है, कुल मिलाकर 24% होता है। क्या चूंकि ये 24% सरकार दे रही है, तो ये जो 24% पैसा जो एम्प्लॉय का डिडक्ट नहीं हुआ उसकी सीटीसी में से, क्या ये पूरा पैसा एम्प्लॉयर उसको इन हैंड देगा, या फिर केवल और केवल बेनिफिट ये है कि वो पैसा अब एम्प्लॉयर की जेब से ना जाकर सरकार की जेब से जा रहा है? ये देखना होगा, क्योंकि जो प्रीवियसली कोविड वाली स्कीम थी ABRY, उसमें ऐसा था कि जो पैसा सरकार दे रही है वो एम्प्लॉय का डिडक्ट नहीं करना है और वो एडिशनल अमाउंट एम्प्लॉय को देना है। मतलब एम्प्लॉय की इन हैंड सैलरी बढ़ गई थी। क्या इस केस में 24% इन हैंड सैलरी बढ़ेगी या फिर केवल और केवल एम्प्लॉयर का बेनिफिट होगा और ये पूरा पैसा सरकार के थ्रू पीएफ में जमा होगा? ये देखने की बात है। चलिए लास्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रीवियसली कवर्ड एज वेल एज फ्रेश दोनों एम्प्लॉइज के लिए। Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover all additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month. The government will reimburse up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. इस स्कीम के तहत अगर एम्प्लॉयर नए एम्प्लॉइज हायर करता है तो उसका 3,000 रुपए का एम्प्लॉयर का जो शेयर है, अप टू 3,000 रुपए का, वो सरकार दे देगी। तो जैसा आपको पता है ईपीएफओ में एम्प्लॉय का 12% कॉन्ट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर का भी 12% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन 12% जो एम्प्लॉयर करता था
वो एम्प्लॉयर के करने की बजाय वो सीधा के सीधा उसको सब्सिडी मिल जाएगी और उसके चालान में अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट सीधा गवर्नमेंट से आ जाएगा। ये बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा? 2 सालों तक मिलेगा उस न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय के लिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन डाली गई है बड़े एम्प्लॉयर्स के लिए। अगर आपकी कंपनी 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नए हायर करती है तो उस केस में ये बेनिफिट 2 साल तक नहीं बल्कि 4 साल तक मिलेगा। और किस रेट से मिलेगा? जिस रेट से स्कीम बी में बताया गया था। मतलब पहले 2 सालों तक 12% ऑफ सैलरी अप टू 3000 रुपीज तक मिलेगा, और थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 8% और 4% मिलेगा अप टू 2000 एंड अप टू 1000 रुपीज पर एम्प्लॉय पर मंथ। अब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ी सी रिलैक्स है, जिस तरीके से पीएमआर पीवाई में थी उसी तरह की कुछ एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर छोटी कंपनी है, मतलब उस कंपनी में 50 या उससे कम एम्प्लॉय हैं, तो वो जो अपनी बेस लाइन है, मतलब पिछले साल जितने एम्प्लॉयज थे उसके कंपैरिजन में 2 एम्प्लॉयज भी एक्स्ट्रा हायर करती है तो स्कीम में एलिजिबल हो जाएगी। और अगर बड़ी कंपनी है, अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो उनकी जो बेस लाइन है उसमें अगर 5 एम्प्लॉय एडिशनल हायर करती है तो वो एलिजिबल हो जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन सारे एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट मिलेगा जिनकी पीएफ वेज अप टू 1 लाख रुपए तक है। मतलब आप चाहो तो 1 लाख रुपए पे भी पीएफ में एनरोल हो सकते हो। आप अगर एनरोल होगे तो आपका 3000 रुपए तक का जो एम्प्लॉयर शेयर है वो गवर्नमेंट दे देगी। हो सकता है आपकी बेसिक सैलरी हो 1 लाख रुपए, तो उसका जो 12% एम्प्लॉयर शेयर बनता है वो बनता है 12,000 रुपए। तो इस केस में 3000 रुपए तो गवर्नमेंट देगी और बचे हुए 9000 रुपए आपके एम्प्लॉयर को जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन आप स्कीम में एलिजिबल होगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इसमें न्यू एंट्रेंट होना जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका प्रीवियसली कहीं ना कहीं ईपीएफओ में नंबर हो, कहीं से यूएन नंबर ऑलरेडी जनरेटेड हो, कहीं और काम किया हुआ हो, वो भी एम्प्लॉय अगर हायर करते हैं तो भी ये बेनिफिट मिलेगा। इवन ये भी हो सकता है कि इसी कंपनी में प्रीवियसली काम करता हो, फिर बीच में छोड़ के चला गया हो, फिर से वापस उसी कंपनी को ज्वाइन किया हो, तब भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। इस स्कीम में जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया रहेगा वो 2 साल तक रहेगा, और जो बेनिफिट पीरियड रहेगा वो 6 साल तक रहेगा। 6 साल तक 1000 से प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वालों के लिए, और अगर 1000 से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है तो उनके लिए 4 सालों तक। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज को क्या क्या दिक्कत आ सकती है। जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है, पीएमआर पीवाई और एबीआरवाई दोनों ही के केस में जब तक बेनिफिट मिल रहा था तब तक ज्यादातर एम्प्लॉयज का जिनको बेनिफिट मिल रहा था उनके पीएफ अमाउंट के विड्रॉल पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। एक बार स्कीम खत्म हो गई तब तो पैसा उठा सकते हो, लेकिन उस स्कीम के दौरान आप पैसा नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है थोड़ी सी धांधलियों से बचने के लिए। कई लोग अपने रिश्तेदारों के नाम उस स्कीम में लगा देते हैं ताकि उनका बेनिफिट तो मिल जाए, उनको सैलरी ना देकर ये पूरा जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है वो हजम कर ले। तो इस तरह से कुछ स्कीम्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट शायद ये स्कीम लेकर आई थी। लेकिन इसमें एक और नुकसान है। कुछ कर्मचारियों को लॉक कर दिया गया है और लॉक करने का काफी समय तक किसी को कोई रीजन नहीं मालूम था। अब ये समझ में आ रहा है कि वो लॉक इसलिए किया गया है कि वो कर्मचारी पहले कहीं ना कहीं नियोजित थे या उनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा थी। अब ये अनलॉक तब तक नहीं होगा जब तक कि एक इंस्पेक्टर उसे इंस्पेक्शन नहीं कर लेता और इंस्पेक्शन करके वेरीफाई नहीं कर लेता। तो ऐसे कर्मचारी अपना रिफंड नहीं उठा सकते, एडवांस नहीं ले सकते, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे कुछ केसेस मैंने पास में देखे हुए हैं जिनका कई सालों से ईपीएफओ का जो क्लेम अमाउंट है वो रुका हुआ है। एम्प्लॉयर को भी कुछ कुछ नुकसान है। पहला तो जो स्कीम ए है उसमें पूरा के पूरा रिस्क एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉय को तो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो 12 महीने से पहले छोड़ के गया तो उसके 15,000 रुपए का रिफंड कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। मतलब एम्प्लॉयर के लिए जॉब छोड़ के एक तो एम्प्लॉय गया है प्लस उसको 15,000 रुपए और देने, मतलब उसकी डबल रिस्क हो गई। नंबर सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अब जिन जिन्होंने एबीवाईआर का बेनिफिट लिया उसके अधिकांश कंपनियों में इंस्पेक्शन आता है और इंस्पेक्शन में बहुत सारी डिटेलें मांगी जा रही है जो कि एक फियर पैदा करती है एम्प्लॉयर के अंदर। एक बार बेनिफिट देने के बाद में ये सब चीजें मांगी जा रही है। उसके बाद में ये चीज है कि इंस्पेक्शन में सभी आदमियों के आधार नंबर मांगे जाते हैं, जबकि आधार नंबर ऑलरेडी पीएफ के पोर्टल पे अपलोड किए जा चुके हैं। और वहां पर एक फैसिलिटी रहनी चाहिए कि अगर चाहे इंस्पेक्टर या कोई भी अथॉरिटी चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी तरह से एम्प्लॉयर को हैरेस नहीं करना चाहिए। तो इस सब सिचुएशन के कारण अब इंडस्ट्री में काफी फियर है गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को लेने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी एस्टेब्लिशमेंट से जो इन स्कीम में रजिस्टर कर रहे हैं, प्लीज अपनी कंप्लायंस लेवल सुपर हाई रखिए। सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करिए। और अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो मेरी जो पेरेंटल कंपनी है वो पिछले कई सालों से 500 से ज़्यादा कंपनीज का ईपीएफओ मैनेज करती हुई आ रही है। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। तो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए? इंटर्नशिप स्कीम पर चाहिए या जो गवर्नमेंट की सोलर सब्सिडी आई है उस पर एक वीडियो चाहिए? नीचे मुझे वो भी कमेंट में बता देना। और आप में से अगर कुछ एचआर या पेरोल कंसल्टेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हमारे पास 3 अमेजिंग कोर्सेज हैं
जो अब तक हज़ारों एचआर्स और पेरोल कंसल्टेंट्स की मदद कर चुके हैं। पेरोल प्रोसेसिंग, पीएफ कंप्लायंस और ईएसआई कंप्लायंस, उन कोर्सेज का लिंक और एक स्पेशल डिस्काउंट कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ।